हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKD। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग टैक्सेशन, इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स, टीडीएस और टीसीएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टैक्स का मतलब समझते हैं कि टैक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो देखो, हमारे देश की जो गवर्नमेंट होती है उसको देश को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है वो देश के लोगों पर टैक्स लगाती है, ताकि वो उससे रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सके। तो टैक्स बेसिकली क्या होता है, एक मैंडेटरी फी होता है, फाइनेंशियल चार्ज होता है, जिसे देश की गवर्नमेंट अपने देश के जो इंडिविजुअल्स है, ऑर्गेनाइजेशंस पे जो है लेवी करती है, ताकि वो उससे रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके और उसको देश के लिए खर्च कर सके, यानी कि देश की डेवलपमेंट के लिए यूज कर सके। जैसे बेस्ट एग्जांपल हमारी क्या है यहाँ पर, इनकम टैक्स। तो देखो, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी यहाँ पर बिजनेसमैन है, ठीक है, वो जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी इनकम कमाते हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है टैक्स की फॉर्म में उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इनकम टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। और ये मैंडेटरी होता है, यानी कि अगर आपने इनकम कमाई है और गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ टैक्स। टैक्स के यहाँ पर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर ही हमारा क्या है, मैंडेटरी। जो टैक्सेस होते हैं वो कंपलसरी पेमेंट्स होते हैं। अगर गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल, बिजनेस या फिर अदर एंटिटी पे टैक्स इंपोज कर दिया है तो उन्हें टैक्स पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो जो टैक्स है ना, उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी ही यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकती है, यानी कि हम और आप या फिर कोई बिजनेसमैन यहाँ पर टैक्स जो है वो नहीं लगा सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वही यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। उसके बाद है लीगली एनफोर्सिएबल। तो हमारे जो टैक्स लॉज है, रेगुलेशंस है, उसके अंदर हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको क्लियरली जो है डिफाइन किया हुआ है। और अगर किसी टैक्स पेयर ने अपना टैक्स जो है वो पे नहीं किया, यानी कि टैक्स लॉ की प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, तो उसे यहाँ पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने पड़ सकते हैं, पेनल्टीज भी उन्हें भरनी पड़ेगी और फाइन्स भी लग सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब जो टैक्स है ना, वो एक अच्छा टूल होता है गवर्नमेंट के हाथ से, जिससे वो वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जितने इंडिविजुअल्स हैं, जितने हमारे बिजनेसमैन हैं, जिनकी इनकम ज्यादा होती है उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है, और जो टैक्स से पैसा आता है उसको गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर दिया जाता है। जैसे इनकम टैक्स बेस्ट एग्जाम्पल है। आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी आपको उतना ज्यादा ही यहाँ पर टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो हमारे जो टैक्स होते हैं वो मेनली यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसको गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स पेयर के ऊपर इम्पोज करती है, और जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो है इनकम टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो पर्सन यहाँ पर इनकम कमाता है उस पर्सन के ऊपर गवर्नमेंट डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो टैक्स लगाती है, और जो टैक्स का अमाउंट है वो डायरेक्टली वही पर्सन जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है। अगर गवर्नमेंट ने एक पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया तो टैक्स भी कौन डायरेक्टली पे करेगा गवर्नमेंट को,
एक पर्सन ही यहाँ पर जो है वो करेगा, यानी कि ये टैक्स के बर्डन को किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। नॉर्मली जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो पर्सन की इनकम, वेल्थ और प्रॉपर्टी पे जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट टैक्स पेयर के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर इनडायरेक्टली यहाँ पर लगाती है, और जो टैक्स है उसको भी इनडायरेक्टली ही गवर्नमेंट को पे किया जाता है। कैसे? तो इसको बेस्ट एग्जांपल से समझाऊंगा। तो जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो जब भी आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हो तो आपको उसके ऊपर जीएसटी जो है वो पे करना पड़ता है, टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो जो जीएसटी टैक्स है वो इम्पोज किसके ऊपर किया जाता है, यानी कि टैक्स पे किसे करना पड़ता है? टैक्स पेयर कौन होता है? जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। पर क्या कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है? बिल्कुल नहीं। जो टैक्स है कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है वो टैक्स किसे पे करता है? सेलर को, जिससे उसने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय किया है। फिर जो सेलर है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो पे करता है। तो यहाँ पर बीच में एक इंटरमीडिएरी होता है जिसका काम होता है कंज्यूमर यानी कि टैक्स पेयर से टैक्स को कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो पे कर देना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स इसके ऊपर लगाएगी, सेलर के ऊपर। फिर सेलर जो है टैक्स किससे कलेक्ट करेगा? कंज्यूमर से। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली जो है यहाँ पर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल कर रही है। और इसका जो बर्डन होता है ना वो हम किसी दूसरे बर्डन पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इसके ऊपर टैक्स लगा है तो ये जो टैक्स का बर्डन है वो कंज्यूमर पे जो है आसानी से शिफ्ट जो है वो कर सकता है। और नॉर्मली ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकम टैक्स की। जो मेन हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यहाँ पर क्या होता है? तो जो इनकम का मतलब आपको पता ही है, जो भी हम यहाँ पर पैसा कमाते हैं। तो इंडिया के अंदर, बाकी देशों के अंदर भी जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी इनकम कमाते हैं, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है टैक्स के फॉर्म में उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स ऐसा टैक्स है जो कि पर्सन की इनकम पे जो है वो लगाया जाता है। अब ये जो इनकम टैक्स है ना वो बेसिकली यहाँ पर एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पर कहता है कि जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे देश की वही यहाँ पर लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है। जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर लिखे हुए इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो है वो लगाया जाता है। इसके रूल्स एंड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है लेवी किया जाता है। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं जो कि इनकम टैक्स के अंदर जो है यूज किए जाते हैं, बार बार यूज किए जाते हैं। और अगर आप इनकम टैक्स को अच्छे से समझना चाहते हो तो इन टर्म्स के बारे में आपको अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले देखो क्या है एसएससी। एसएससी के साथ हमारा जो सेक्शन 2 है वो बेसिकली यहाँ पे डील करता है। एसएससी क्या है? तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल मीनिंग आपको बताऊं एसएससी का, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर और उसे यहाँ पर टैक्स पे करना है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर असेसी कहते हैं। ये तो हुई सिंपल डेफिनेशन कि कोई भी पर्सन है जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है ताकि इसके ऊपर टैक्स जो है वो लेवी किया जा सके, वो होता है असेसी। अब हमारा जो एक्ट है ना उसके अंदर एक ब्रॉड डेफिनेशन दी हुई है एसएससी की। तो एक्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कोई भी पर्सन जिसको कोई भी यहाँ पर टैक्स जो है वो पे करना है इस एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, तो वो हमारा एसएससी होता है। इसके अलावा एवरी पर्सन जिसके ऊपर इस एक्ट के अंदर किसी भी तरह की प्रोसीडिंग चल रही है, जैसे कि उसकी इनकम को असेस किया जा रहा है या फिर उसको कोई रिफंड देना है, उसके उसके लिए यहाँ पर असेसमेंट की जा रही है, तो वो भी हमारा एसएससी जो है वो कहलाएगा। उसके बाद अगर कोई यहाँ पर पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल है किसी और पर्सन की इनकम और लॉस के लिए, यानी कि अगर हम किसी और एक पर्सन ने इनकम कमाई है उसको असेस करने के लिए हम सामने दूसरे पर्सन की इनकम को असेस कर रहे हैं, तो जो दूसरा पर्सन है वो भी हमारा एसएससी कहलाएगा। जैसे अगर मान के चलो एक वाइफ है, ठीक है, उसने इनकम कमाई है, उसकी इनकम को असेस करने के लिए हम हस्बैंड की इनकम को भी असेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हस्बैंड है ये भी बेसिकली यहाँ पर एसएससी की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा अगर किसी और पर्सन को मान लिया गया है इस एक्ट के अंदर कि ये हमारा एसएससी है, तो वो भी हमारा एसएससी के कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर पर्सन, क्योंकि देखो यहाँ पर हर जगह क्या लिखा है? पर्सन पर्सन पर्सन। यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन में देखोगे तो पहली डेफिनेशन में भी यहाँ पर पर्सन लिखा हुआ है, दूसरी डेफिनेशन में भी पर्सन, तीसरी में भी पर्सन, चौथे में भी पर्सन। अब ये पर्सन का मतलब है क्या? तो पर्सन के साथ डील करता है हमारा सेक्शन 2, और जो हमारा सब सेक्शन है, सब क्लॉज है, वो है 31। पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन है? एक नेचुरल पर्सन जैसे हम और आप हो, वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में जो है वो आ जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब एक हिंदू फैमिली एक फैमिली बिजनेस को चला रही होती है, तो उसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो कहते हैं। तो ये एक बिजनेस फॉर्म होती है, बिजनेस करने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा किसकी कैटेगरी में आता है, पर्सन की कैटेगरी में जो है वो आता है। उसके बाद है कंपनी, क्या आती है, कंपनी। कंपनी बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको लॉ के द्वारा जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो कोई भी इंडियन कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, और पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज है, दोनों में से कोई भी हो, उस वो भी हमारा पर्सन की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है पार्टनरशिप फर्म। जब यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, तो वो हमारा पार्टनरशिप फर्म जो है वो कहलाता है। तो जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, दोनों को ही हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, तो देखो, जब ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर साथ में मिलकर कोई कॉमन काम करते हैं, यानी कि एक कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, ताकि वो एक कॉमन जो एक्टिविटी है, चाहे वो बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसको कैरी करके प्रॉफिट कमा सके, तो वो हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 10 लोग मिलके उन्होंने एक यहाँ पर बिल्डिंग बनाई, ठीक है, ताकि वो उसके फ्लैट जो है वो सोल्ड करके प्रॉफिट कमा सके। तो ये क्या हुआ, बेसिकली 10 ग्रुप, जो ये 10 लोग हैं, इसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसके बाद है यहाँ पर क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब देखो, कई जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या डिफरेंस है। तो देखो, पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, कोई कॉमन बिजनेस करने के लिए यहाँ पर किया गया है, पर ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ना, ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए इन्होंने जो है ग्रुप बनाया। जैसे इन्होंने सिर्फ ग्रुप बनाया कि बिल्डिंग बनाएंगे, इसको यहाँ पर सोल्ड करेंगे, काम खत्म है, तो ये हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो कहलाता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, सिंपली देखो, जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल साथ में मिलते हैं ताकि कॉमन पर्पस को वो कर सके, पूरा कर सके, कोई कॉमन बिजनेस चला सके, प्रोफेशन चला सके, तो वो हमारा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाता है। अब जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उनके बीच में डिफरेंस अगर मैं बताऊं, तो जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करते हैं, तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि इसके अंदर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। पर यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो इंडिविजुअल, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो पर्सन होंगे, जो ग्रुप बनेगा, वो नेचुरल ह्यूमन पर्सन का यहाँ पर जो है वो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोई भी लोकल अथॉरिटी। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, पंचायत हो गया, अदर गवर्नमेंटल बॉडी हो गया, तो ये भी हमारी पर्सन की कैटेगरी में आता है। उसके बाद है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर मान के चलो कोई ऐसा एसएससी है जो कि यहाँ बताए जितने भी हमने कैटेगरीज के डिस्कस किए उसके उस कैटेगरी में नहीं आते, तो उसे हम कहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में। नेक्स्ट बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम। हमारे यहाँ पर हेड्स ऑफ इनकम क्या है, तो अगर हम हेड्स ऑफ इनकम का यहाँ पर बात करें, तो इसके साथ सेक्शन 14 डील करता है। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है, तो देखो, जब पैसे कमाने की बात होती है, तो हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, या फिर हम अपना यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, या फिर हम अपना कोई प्रोफेशन रन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी पड़ी है तो उसको हम किराए पे यहाँ पे जो है किराए पे चढ़ाकर इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पैसे कमाने के तरीके हैं ना, इसके बेस पर हमने हेड्स ऑफ इनकम जो है वो बनाए हुए हैं। तो मेनली हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जहां से एक पर्सन को इनकम जो है वो मिलती है। और जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो 5 हेड्स में इनकम कमाई होती है उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। पहला जो हेड है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो जब कोई पर्सन यहाँ पर जॉब करता है, और जॉब से जो उसे सैलरी मिलती है, वो जो है इस हेड के अंदर जो है वो टैक्सेबल रहती है, ठीक है। देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए जरूरी है कि जो हमारे यहाँ पर पर्सन है, जैसे एम्प्लॉयर जो काम करवा रहा है, और जो एम्प्लॉय जो यहाँ पर काम कर रहा है, इनके बीच में ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है अपना काम करवाने के लिए, बदले में उसको सैलरी पे करता है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तभी यहाँ से जो पैसा कमाया जाएगा वो सैलरी हेड के अंदर जो है वो आएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी यहाँ पर इनकम आपने ऑन की है एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट के थ्रू, तो वो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर जो है वो आएगा। इसके अंदर आपका कोई भी फाइनेंशियल कंपनसेशन है, जैसे कि आपको सैलरी मिली, एडवांसेस मिले, बेनिफिट्स मिले, बोनसेस मिले, कमीशन मिले, पेंशन मिले, तो वो हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आता है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी थी, आपने उसको क्या किया, रेंट पे दे दिया, ठीक है। तो अब जो आपको रेंटल इनकम रिसीव हो रही है वो चार्ज होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। जैसे अगर आपके पास एक हाउस था, उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया, आपको 1 लाख रुपए हर साल यहाँ पे जो है वो मिल रहा है, तो ये जो रेंटल इनकम होगी वो कहाँ पे चार्ज होगी, मतलब इसके ऊपर टैक्स कहाँ, किस हेड के अंदर लगेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो मेनली यहाँ पर इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी, रेंटल इनकम जो आपको रिसीव होती है। इसके अलावा अगर मान के चलो आपके पास प्रॉपर्टी है पर आपने उसको रेंट पे नहीं दिया हुआ है, आपने उसको रेंट पे नहीं दिया हुआ है, फिर भी कई केसेस में हमने यहाँ पर डीम्ड रेंटल इनकम को इंक्लूड करते हैं इस हेड के अंदर। जैसे जैसे मैक्सिमम जो लिमिट है किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की, वो है 2 हाउसेस। किसी पर्सन के पास 2 हाउसेस होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर किसी पर्सन के पास 2 से ज्यादा हाउसेस है, जैसे एक पर्सन के पास 3 हाउसेस हैं और उसने तीनों को अपने पास ही रखा हुआ है, रेंट पे नहीं चढ़ाया हुआ है, तो ये जो 2 के बाद एक हाउस बचा है ना, इसको हम मानेंगे कि ये रेंट पे चढ़ा हुआ है। और इससे मतलब और जितना भी रेंट बनता होगा उसको हम डीम्ड रेंटल इनकम मानकर इनकम में जो है इंक्लूड कर देंगे, चाहे इसको इनकम मिले चाहे ना मिले। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑन प्रोफेशन। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी बिजनेस करते हो या फिर आप कोई अपना प्रोफेशन रन करते हो, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, तो उससे आपको जो भी प्रॉफिट एंड गेन्स आता है वो इस हेड के अंदर जो है टैक्सेबल होता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें पहले की बिजनेस इनकम की, तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने का मतलब क्या है कि आप कोई यहाँ पर मान के चलो गुड्स बना रहे हो, जैसे कार बना के मार्केट में सेल कर रहे हो, तो उससे जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो, जो भी आप सेल्स कर रहे हो, फीस मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, तो उसे हम इस हेड के अंदर चार्ज करेंगे। प्रोफेशनल इनकम के अंदर अगर आप कोई स्पेशलाइज सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि लॉ हो गया, मेडिसिन हो गया, अकाउंटिंग हो गया, तो वहां पर जो भी आपको प्रोफेशनल इनकम मिलेगी वो इस हेड के अंदर चार्जेबल होगा। उसके बाद है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो जब भी आप अपनी किसी कैपिटल एसेट की सेल करते हो, उसको ट्रांसफर करते हो, तो उससे जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो इस हेड के अंदर जो है वो टैक्सेबल होता है। जैसे अगर मान के चलो आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी, जब आपने उसको खरीदा था तो उसको खरीदा था 10 लाख रुपए में, पर जब 5 साल बाद आपने उसको बेचा तो वो बिकी 15 लाख रुपए में। तो ये जो 5 लाख रुपए का डिफरेंस है ना, प्रॉफिट है, ये हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर, कैपिटल गेन जो है वो कहलाता है। अब ये जो कैपिटल एसेट है वो कौन कौन सी हो सकती है, तो इसके अंदर देखो हमारा स्टॉक भी आ सकता है, बॉन्ड भी आ सकता है, रियल एस्टेट भी आ सकता है, प्रीशियस मेटल भी आ सकता है, कोई आर्ट वर्क भी आ सकता है। अब ये जो कैपिटल गेन होता है वो मेनली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, तो अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट जो है सिर्फ मतलब 1 साल से कम पीरियड के लिए अपने पास होल्ड करके रखी और उसकी आपने सेल कर दी, तो उसके ऊपर जो आपको पैसा प्रॉफिट होगा वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी, हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर, सॉरी, आपने यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी मान के चलो 5 लाख रुपए की, और खरीदने के बाद 6 महीनों के अंदर में ही आपने उसकी सेल कर दी और 6 लाख रुपए की बिक गई, तो ये जो 1 लाख रुपए है वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो कहलाता है। और इसके ऊपर जो टैक्स रेट होता है वो जनरली हाई होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आपने कैपिटल एसेट को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अपने पास होल्ड करके रखा है और उसके बाद यहाँ पर सोल्ड करते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो मिलता है। जैसे अगर आपने एसेट परचेज की थी, उसको आप 2 सालों के बाद यहाँ पर सेल कर रहे हो, तो तब यहाँ पर जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अगर हमारी कोई भी यहाँ पर अर्निंग है जो कि ऊपर बताए 4 कैटेगरीज में नहीं आते, ना ही वो सैलरीज में आते हैं, ना ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आते हैं, ना ही वो हमारे प्रोफेशन में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे बेस्ट एग्जांपल तो लॉटरी, अगर आपको कोई लॉटरी लगे तो वो किस हेड के अंदर आएंगे, वो हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर जो है वो आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो सिंपली देखो, जिस साल के अंदर हमारा जो टैक्स पेयर है, यानी कि जो हमारा एसएससी है, उसकी इनकम को असेस किया जाता है, उसकी इनकम का पता लगाया जाता है ताकि उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सके, उसी साल को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। जैसे एग्जांपल के मान के चलो 2018 और 19 में एक पर्सन ने इनकम कमाई और 2019 और 20 में जाकर उसकी इनकम को असेस किया जाता है कि उसने 2018 और 19 में कितना पैसा कमाया था, ताकि उसके हिसाब से टैक्स जो है वो लगाया जा सके। तो ये जो 2019 और 20 है, ये हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर जो है वो कहलाएगा। और इसी असेसमेंट ईयर के अंदर जो हमारा एसएससी है उसको टैक्स भी जो है वो पे करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो सिंपली देखो, वो साल जिसके अंदर एसएससी ने पैसा कमाया था वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है। जैसे 2018-19 में इनकम यहाँ पर कमाई थी और 2019-20 में उसकी असेसमेंट यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो 2018-19 हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा, जिस साल इनकम जो है वो कमाई थी। और जो हमारा 2019-20 है वो हमारा असेसमेंट ईयर जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर जो है वो कहलाएगा। नॉर्मली हमारा जो असेसमेंट ईयर है उसका जो प्रीसीडिंग ईयर होता है, पिछला साल होता है, वही हमारा क्या कहलाता है,
वही हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है। पर कई केसेस में उल्टा भी हो जाता है, कई बार होता है कि 2010-12 की जो इनकम है उसको इस साल असेस किया जा रहा है, तो वहां पर जो डेफिनेशन करेक्ट रहेगी वो यही रहेगी कि जिस साल असेसर ने इनकम कमाई थी उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है, तो बेसिकली देखो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट होती है वो एडवांस में इनकम टैक्स को जो है वो कलेक्ट करती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको इसको समझाने के लिए, तो मान के चलो एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है, ठीक है। तो ए पर्सन है यहाँ पर बी पर्सन से प्रोफेशनल सर्विसेज ली, मान के चलो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है बी पर्सन, और इससे यहाँ पर इसने अपने अकाउंट्स को जो है ऑडिट करवाया। अब यहाँ पर ए पर्सन को बी पर्सन को क्या पे करनी है, फीस पे करनी है, कितनी पे करनी है, 50,000 रुपए, ठीक है। तो टीडीएस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो हमारा पेयर होता है, यानी कि जो पैसा यहाँ पर पे कर रहा होता है, जिसने कोई सर्विसेज दी और बदले में पैसा पे कर रहा है, उसे यहाँ पर क्या करना होता है कि जो वो पेमेंट कर रहा है उसके अंदर जितना भी इनकम टैक्स बन रहा होता है वो पहले से ही डिडक्ट कर लेता है और बाकी पैसा जो है वो सामने वाले पर्सन को दे देता है। जैसे अगर मान के चलो जो यहाँ पर 10% का टीडीएस है तो हमारा कितना बन रहा है, 5,000 रुपए, ठीक है। तो ये जो इनकम टैक्स है 5,000 रुपए बन रहा है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि पहले इनकम चली जाती है हमारे एसएससी के पास, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगाया था, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी पैसा इसके पास गया नहीं है, अभी सिर्फ हमने पहले कैलकुलेट कर लिया और हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स को इसमें से डिडक्ट कर लेंगे और बाकी का 45,000 रुपीज जो है वो बी को पे कर देंगे। अब एक पर्सन ये जो 5,000 रुपए इसने कलेक्ट किए हैं ये किसे पे कर देगा, यहाँ पर गवर्नमेंट को कर देगा। तो इसी मैकेनिज्म को हमको कहते हैं टीडीएस। तो आप देखोगे कि टीडीएस के अंदर क्या होता है कि जो भी पेमेंट यहाँ पर करनी है उसमें जो भी इनकम टैक्स बन रहा है वो पेमेंट में से डिडक्ट कर लेंगे और बाकी का जो पैसा रिमेनिंग है वो सामने वाले पर्सन को यहाँ पर पे जो है वो कर दिया जाएगा, पे को पे जो है वो कर दिया जाएगा। और जो टैक्स यहाँ पर कलेक्ट किया गया है वो किसे दे दिया जाएगा, गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। अभी जो हमारा टीडीएस होता है वो यहाँ पर सैलरी पे, इंटरेस्ट पे, रेंट पे, प्रोफेशनल फीस पे, डिविडेंड पे जो है वो डिडक्ट होता है। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऐसी पेमेंट्स की बात करेंगे जिसके ऊपर जो है टीडीएस लगता है। जैसे कि अगर पहली जो है वो है पेमेंट ऑफ अकोमोडेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट ऑफ फंड विच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो जो भी प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट पेमेंट यहाँ पर मिल रही है एम्प्लॉय को, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। और जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन 192A होता है। इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 है, मिनिमम 50,000 होना चाहिए। और टीडीएस रेट कितना है, 10% है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी से किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिला, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 2500। और जो टीडीएस रेट है वो कितना है, 10%। उसके बाद डिविडेंड है, तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 5,000 और टीडीएस रेट कितना है, 10%। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स एनी शॉट, तो इसकी जो थ्रेशोल्ड है वो 10,000 है। और जो टीडीएस रेट है वो कितना है हमारा यहाँ पर 30,000 है। जो टीडीएस रेट है वो कितना है हमारा 30,000 का है। उसके बाद क्या है 194EE, तो इसके अंदर आता है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। इसके साथ जो थ्रेशोल्ड डील करता है वो है 2500 और जो टीडीएस रेट है वो कितना है 10% का। उसके बाद है सेक्शन 194H, इसके साथ डील करता है कमीशन और ब्रोकरेज के साथ। थ्रेशोल्ड लिमिट कितने हैं 15,000 की और जो टीडीएस रेट है वो 5% है। सम पेड और पेबल टुवर्ड्स फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 है और जो टीडीएस रेट है वो 2% है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टैक्स कलेक्टेड सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जिसको हम टीसीएस कहते हैं। तो ये बेसिकली इंडियन टैक्स सिस्टम है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को अथॉरिटी दी जाती है कि वो यहाँ पर बायर से टैक्स कलेक्ट करें जब भी वो कोई सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि सेल करेंगे। यानी कि टीडीएस मैकेनिज्म के अंदर हमारे जो सेलर होते हैं जब वो स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं तो बायर से वो क्या करते हैं, टीसीएस मैकेनिज्म के अंदर टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं ताकि बाद में जो कलेक्टेड टैक्स है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट जो है वो करवा सके, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बात करेंगे और जो टीसीएस रेट है उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्या है तेंदू लीव्स, इसके साथ जो टीसीएस रेट है वो है 5%। उसके बाद है अल्कोहल, इसके साथ जो टीडीएस रेट है 1% है। टिम्बर गुड फ्रॉम फॉरेस्ट ऑन लीज 2.5%। मोटर व्हीकल वर्थ मोर देन 10 लाख रुपीज 1%। टोल प्लाजा क्वारी माइन पार्किंग लॉट 2%। मेटल्स जो है वो 1% है। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो हमारा कितना होगा यहाँ पर 2.5%, 2.5%। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर देखो क्या है, डैम्पर टैक्स, ठीक है। अब ये डैम्पर टैक्स यहाँ पर क्या होता है, तो अगर हम सिंपल सा डेफिनेशन देखें तो टैक्सेबल इनकम और जो अकाउंटिंग इनकम होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। अब ये टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम क्या होती है, ठीक है। तो देखो सिंपली देखो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर बनाते हैं, तो हमारा पर्पस क्या होता है कि हम अपनी इनकम और लॉस को कैलकुलेट करें ताकि उसके ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जा सके।
देखो नॉर्मली अगर हम बात करें ना, नॉर्मली बात करें तो जो कंपनीज होती है, जो बिजनेसेस होते हैं, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दो दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाते हैं। एक बनाते हैं टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और एक बनाते हैं जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो हमारे टैक्स लॉस होते हैं और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यानी कि देखो कुछ ऐसी डिडक्शंस होती है जो कि टैक्स टैक्स लॉस के अंदर अलाउ नहीं होती है, यानी कि आप उसको अपने इनकम में से डिडक्ट नहीं कर सकते हो। पर अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर वो अलाउ जो है वो होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टैक्स लॉस को फॉलो करके जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और जो आपने प्रॉफिट यहाँ पर कमाया, कैलकुलेट किया, और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करके आपने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और जो प्रॉफिट कमाया उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर 10,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपकी इनकम आई है 50,000 रुपए, और हमारा जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इनकम आई है वो है हमारी यहाँ पर कितनी, 40,000। ये जो 10,000 है ये हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा डेफर्ड टैक्स। क्या कहलाता है, डेफर्ड टैक्स। ठीक है। अब हमारे जो डेफर्ड टैक्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डेफर्ड टैक्स एसेट और एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले हम डेफर्ड टैक्स एसेट की बात करें तो डेफर्ड टैक्स एसेट बेसिकली तब अराइज होता है जब हम एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका जो टैक्स का अमाउंट बना है अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो 40,000 बना है, बट मतलब टैक्स के अमाउंट, और जो टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स अमाउंट पे करने की बनी है वो बनी है 50,000 रुपए। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 50,000 रुपए टैक्स जो है वो पे कर दिया, क्योंकि टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनेगा वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो कंपनी है उसको एडवांस में 10,000 का यहाँ पर टैक्स जो है वो पे करना पड़ा। अब क्योंकि एडवांस में पे किया है तो ये हमारे लिए क्या होगी, एक तरह की एसेट होगी। तो 10,000 को हम क्या कहेंगे, 10,000 को हम कहेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट। क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट। तो deferred tax asset is an item of balance sheet that result from overpayment of or the advance payment of tax। तो जो हमारा डेफर्ड टैक्स है वो तब अराइव होता है जब हम ओवर पेमेंट कर देते हैं टैक्सेस की या फिर एडवांस पेमेंट कर देते हैं टैक्सेस की। उसके बाद इट इज शोन ऑन कंपनीज बैलेंस शीट दैट रिड्यूसेस इट्स टैक्स पेमेंट इन द फ्यूचर। ठीक है। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट में शो किया था क्योंकि फ्यूचर में ये जो कंपनी की टैक्स पेमेंट है उसको थोड़ा सा कम कर देती है। कैसे कम कर देती है, क्योंकि देखो अगर आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो 40,000 था, पर आपने पे कर दिया 50,000 पे, तो फ्यूचर में जाके आपका जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, तो बेसिकली ये एक तरह की ऑब्लिगेशन होती है कि आपको फ्यूचर में जो है वो ज्यादा टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो अगर मान के चलो आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया था वो था 40,000 रुपीज, और जो टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया वो था 30,000 रुपीज। तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है जो कि आपको फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये क्या कहलाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। अब ये देखो जो हमारा डेफर्ड टैक्स होता है, हमारी जो टैक्सेबल इनकम और जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब अकाउंटिंग इनकम होती है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है ना वो मेनली दो टाइप का होता है। यानी कि जैसे हमारा जो डिफरेंस है एक होता है परमानेंट डिफरेंस और एक होता है हमारा यहाँ पर टाइम डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस क्या होता है, देखो अगर कोई ऐसा डिफरेंस है जो कि परमानेंटली है, आ गया है, अब आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो, तो वो हमारा परमानेंट डिफरेंस जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दो, तो देखो अगर मान के चलो जो टैक्स लॉज है और हमारे जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, हमारे जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ठीक है, तो टैक्स लॉ के अंदर एक ऐसी डिडक्शन है जो कि अलाउड नहीं है, यानी कि वो आप उसको इनकम से डिडक्ट नहीं कर सकते, पर अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर वो जो डिडक्शन है वो अलाउडेबल है। ठीक है, क्या है, अलाउडेबल है। तो देखो ये जो डिफरेंस है ना वो पूरी लाइफ टाइम में नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर सेटअप करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, परमानेंट डिफरेंस, जो कि हमेशा के लिए रह जाता है। आप इसको अगले साल में जो है रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, तो देखो टाइमिंग डिफरेंस ऐसे डिफरेंस होता है जिसको हम ओवर द टाइम जो है रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर हो सकता है, जैसे आपको डिडक्शन जो है वो टोटल टैक्स लॉस में मिली, टैक्स लॉ में आपको मिली यहाँ पर 10,000 रुपीज, ठीक है, और आपका जो टोटल खर्चा था वो था 20,000 रुपीज, यानी कि 20,000 रुपीज का आपको डिडक्शन मिलना था, और अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट है कि 20,000 रुपीज का आपको डिडक्शन मिलना चाहिए। तो आपके पास जो टैक्स लॉज है उन्होंने क्या किया कि आप एक साल यहाँ पर 10,000 डिडक्ट करवा लो, अगले साल फिर से यहाँ पर 10,000 जो है डिडक्ट करवा लेना। तो ये जो डिफरेंस है वो हमारा टाइमिंग डिफरेंस है, यानी कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जो है डिफरेंस आएगा पर बाद में ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या है यहाँ पर, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है।
तो देखो जब हम यहाँ पर टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर ना हमें कुछ डिडक्शंस मिल जाती हैं, यानी कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम अपनी इनकम में से जो है वो माइनस कर सकते हैं, कुछ ऐसे इनकम्स भी होते हैं जिनको हम अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं, ताकि हमारी जो थोड़ी टैक्स लायबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और ये जो काम है वो हम लीगल बाउंड्रीज के अंदर में रहते हुए जो है वो करते हैं, ठीक है। तो अगर नेट इनकम आपको चाहिए तो जो डिडक्शन अमाउंट है उसे आपको पहले ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी जो डिडक्शन होती है वो दो तरह की होती है, एक होता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, आपने कुछ यहाँ पर सर्टेन पेमेंट की है उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। और दूसरा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, आपको आपने कुछ इनकम कमाई है उसके लिए आपको थोड़ी सी डिडक्शन मिल जाएगी। तो जो सर्टेन पेमेंट है उसके साथ हमारा सेक्शन 80C से लेकर 80GG डील करता है, और जो हमारा यहाँ पर इनकम है उसके साथ सेक्शन 80IA जो है वो डील करता है, ठीक है। अगर हम डिडक्शन की बात करें तो जो हमारा जो डिडक्शन है वो मैक्सिमम आपको पर एनम कितना मिलेगा, 1,50,000 रुपए का, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्ट करो, खर्चे करो, पर आपको जो मैक्सिमम यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी वो 1,50,000 की ही मिलेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम पेमेंट्स की बात करेंगे और सेक्शन की बात करेंगे जो आपको डिडक्शन प्रोवाइड करेंगी। सबसे पहले डिपॉजिट मेड इन प्रोविडेंट फंड, तो आप अगर प्रोविडेंट फंड में कोई भी डिपॉजिट कर रहे हो तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और 80C सेक्शन यहाँ पे डील कर रहा है। उसके बाद पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे ली हुई है, उसकी प्रीमियम आपने पे किया है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अमाउंट डिपॉजिटेड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके बाद डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट विद बैंक। तो ये सारे के सारे सेक्शन जो है, मतलब ये सारी जो पेमेंट्स हैं वो सेक्शन 80C के अंदर आती हैं। उसके बाद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, तो इसके साथ सेक्शन हमारा 80CCC डील करता है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर स्टडीज के लिए अगर आपने लोन लिया है और आपने इंटरेस्ट पे किया है तो भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, इसके साथ सेक्शन 80E डील करता है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है तो वहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, उसके साथ सेक्शन 80EE डील करता है। उसके बाद डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो उसमें सेक्शन 80G जो है वो डील करता है। तो यहाँ पर जो हमारा इनकम टैक्स का टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने डिटेल में समझा कि इनकम टैक्स क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, डफर टैक्स क्या होता है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया हो तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। और हमारी ये जो सीरीज है वो लगातार यहाँ पर जो है वो आती रहेगी। तो आज जो हमारी क्लास है वो क्लास 2 है इस सीरीज की, जहां पर हम एएफएम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम यहाँ पर जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये जो क्लासेस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं उसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर होते हैं, और हम डीपली यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि क्वेश्चन जहां से भी आए आप आसानी से उसको अटेम्प्ट जो है वो कर सके, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो एएफएम आईएफएस है उसके भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो है क्रैश कोर्स सीरीज जो है वो चल रही है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस भी जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। ये भी हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टैक्स है। तो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो बेसिकली यहाँ पर एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसकी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दी थी, समझाया भी था कि ये कैसे यहाँ पर काम करता है। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो बेसिकली यहाँ पर हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी सप्लाई के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो जीएसटी को अच्छे से समझने से पहले, जीएसटी आने से पहले जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो ओल्ड रिजीम था, जैसे मतलब जीएसटी आने से पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल होते थे उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जीएसटी के बारे में अच्छे से यहाँ पर क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो देखो जैसे ही जीएसटी आया तो इन्होंने ये सारे जो हमारे टैक्सेस थे उनको मर्ज करके एक टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया। पहले अलग अलग टैक्स जो है वो लगाए जाते थे, जैसे कि अगर पहले हम बात करें एक्साइज ड्यूटी की, तो अगर यहाँ पर गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती थी तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के ऊपर लगता था एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स की अगर हम बात करें तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इंट्रा स्टेट सेल के ऊपर अप्लाई होता था। मतलब कि अगर आप एक ही स्टेट के अंदर गुड्स की सेल और परचेज करते हो तो उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो लगता था। अब जिनको इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं पता है तो सिंपल सी बात है, अगर एक ही स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि गुड्स की सप्लाई की जा रही है तो वो हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर पंजाब है, ठीक है,
तो जो हमारा सेलर है जो बायर है दोनों ही पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स जो है वो कहलाएगा। और ये जब होगा तो इसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। तो जितने भी इंटर स्टेट सेल्स होती हैं, यानी कि जितनी भी इंटर स्टेट सेल्स होती है गुड्स की, उसके ऊपर लगता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। अब ये इंटर स्टेट सेल क्या होती है, तो देखो जब दो स्टेट्स के बीच में गुड्स की सेल परचेज होती है तो वो हमारा इंटर स्टेट सेल कहलाता है। जैसे अगर मान के चलो ए और बी, ए सेलर है बी यहाँ पर कंज्यूमर है, ठीक है। तो ए ने बी को यहाँ पर गुड्स बेची, जो ए है वो पंजाब का है और जो बी है वो हरियाणा का है। तो यहाँ पर देखो जो दो स्टेट्स के बीच में जो है गुड्स की जो है वो सेल परचेज की जा रही है, तो वो हमारा इंटर स्टेट सेल जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो अगर इंट्रा स्टेट सेल है, यानी कि एक ही स्टेट में सेल परचेज की जा रही है, तब लगेगा वैल्यू एडेड टैक्स। और अगर दो स्टेट में सेल परचेज की जा रही है तो वो वहां पे लगेगा सेंट्रल सेल्स टैक्स। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो अगर इंपोर्ट है तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और अगर एक्सपोर्ट है तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। उसके बाद है सर्विस टैक्स, तो जितनी भी सर्विसेज होती थी उसके ऊपर जो है सर्विस टैक्स जो है वो लगाया जाता था। जैसे ही जीएसटी आया उन्होंने इन सभी जो टैक्सेस है उनको रिमूव कर दिया और इसकी जगह पे एक सिंगल टैक्स आ गया जीएसटी, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जो जीएसटी है इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में 1 जुलाई 2017 को, और इसके लिए गुड्स एंड सर्विस एक्ट एक्ट जो है वो पास जो है वो किया गया था 29 मार्च 2017 को। जीएसटी बेसिकली एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे जो है वो लगाया जाता है। जैसे आप देखोगे जीएसटी के आने से पहले सेल पे अलग टैक्स लगता था, मैन्युफैक्चर पे अलग से टैक्स लगता था, सर्विसेज पे अलग से टैक्स लगता था। पर जैसे ही जीएसटी आया तो जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज दोनों पे ही अप्लाई होता है, लेवी होता है। और कब लेवी होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की जो है सप्लाई की जाती है। अब सप्लाई का मतलब क्या है, तो जो सप्लाई की डेफिनेशन है इसके अंदर हमारी सेल भी आ जाती है, ट्रांसफर भी आता है, बार्टर भी आता है, एक्सचेंज भी आता है, लाइसेंस लेना भी आता है, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सारे के सारे हमारे सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाती है। और इसीलिए अब जब भी सेल करो, ट्रांसफर करो, बार्टर करो तो उसके ऊपर जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ जीएसटी की। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो देखो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब है कि जो जीएसटी है वो उस स्टेट में एप्लीकेबल होती है, लेवी होती है, जिस स्टेट में फाइनली जो है गुड्स को कंज्यूम किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए चलो हमारा ए और बी पर्सन है, ए हमारा यहाँ पर क्या है, सेलर है, और बी क्या है, बायर है, यानी कि ये क्या है, कंज्यूमर है, क्या है, कंज्यूमर, यानी कि बी यहाँ पर गुड्स को कंज्यूम करेगा। ए जो है वो पंजाब का है और जो बी है वो हमारा हरियाणा का है, ठीक है। तो देखो जो हमारा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का फीचर है वो कहता है कि जो जीएसटी है ना वो हरियाणा में एप्लीकेबल होगी, यानी कि हरियाणा में जाकर जीएसटी जो है वो लेवी की जाएगी। और जीएसटी की जो भी पैसा है वो किस किस गवर्नमेंट के पास जाएगी, हरियाणा गवर्नमेंट के पास जो है वो जाएगी, ठीक है। बाकी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को तो जाती ही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो गुड्स कहाँ पे कंज्यूम हो रही है, हरियाणा स्टेट के अंदर, और जीएसटी का ये फीचर कहता ही है कि गुड्स फाइनली जहां भी कंज्यूम होगी वहां पर जीएसटी जो है लेवी होगा और उसी स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा जो है वो मिलेगा, ठीक है। नहीं तो पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट आपस में लड़े कि देखो हमने सप्लाई की तो हमें यहाँ पर जीएसटी चाहिए, वो कहेगा हमारा कंज्यूम हुआ है तो हमें जीएसटी चाहिए, तो इसका टंटा ही खत्म कर दिया। सीधा बोल दिया कि जहां पर कंज्यूम होगी वहां पर टैक्स पे किया जाएगा। उसके बाद है फोर टायर टैक्स स्ट्रक्चर जीएसटी। तो जीएसटी उसका फोर टायर स्ट्रक्चर, यानी कि चार रेट है यहाँ पर, 5%, 12%, 18% एंड 28%, यानी कि चार तरह के टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट है टैक्सेस टू बी सबस्टिट्यूट अंडर द जीएसटी स्ट्रक्चर। तो जो हमारा जीएसटी स्ट्रक्चर है उसके अंदर बाकी सभी जितने भी हमारे सेंट्रल और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको हमने मर्ज कर दिया और एक सिंगल टैक्स जीएसटी टैक्स जो है वो बना दिया, ठीक है। उसके बाद है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट भी है यहाँ पर जीएसटी का। तो देखो अगर हम बिजनेस की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बिजनेस की बात करें तो जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट खरीदते हैं। इनपुट का यहाँ पर मतलब क्या है, रॉ मटेरियल। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक पर्सन कार बना के मार्केट में सेल करता है तो उसे कार बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर स्टील हो गया, लोहा हो गया, है ना। तो ये जो रॉ मटेरियल है उसे हम कहते हैं इनपुट। उसके बाद इस रॉ मटेरियल में प्रोसेसिंग करके वो क्या प्रोड्यूस करता है, आउटपुट। जैसे कार जो बनी है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। अब देखो बिजनेस जब यहाँ पर इनपुट को खरीदेगा तब उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेल हुई है, क्या हुई है, सेल हुई है, सप्लाई हुई है, ठीक है। उसके बाद जब ये आउटपुट को सेल करेगा, जब ये आउटपुट को सेल करेगा
तब भी इसे यहाँ पर जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि एक ही चीज पे दो बार टैक्स लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो इनपुट पे तो बिजनेस ने पहले यहाँ पर टैक्स जो है वो पे कर ही दिया था, ठीक है। आगे चलकर इनपुट ही तो हमारा आउटपुट बना है, तो अगर हम आउटपुट पे फिर से टैक्स पे करें ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम के अंदर हमारा जो बिजनेसमैन है, यानी कि जो यहाँ पर प्रोड्यूसर है, वो क्या कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। यानी कि जो इनपुट पे उसने टैक्स पे किया था, जब वो आउटपुट पे टैक्स पे करेगा, तब वो आउटपुट की जो टैक्स लायबिलिटी उसमें से इनपुट टैक्स जो उसने पहले ऑलरेडी पे किया होता है उसको डिडक्ट कर सकता है। इसको अगर एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मान के चलो जो इनपुट टैक्स पे किया था वो 10,000 है, और जो आउटपुट टैक्स उसकी लायबिलिटी बन रही है वो 20,000 मिल रही है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम के अंदर हमारा जो पर्सन है वो ये इनपुट टैक्स जो उसने ऑलरेडी पे किया था उसको आउटपुट टैक्स में से माइनस करेगा, 10,000 को माइनस करेगा, और बाकी के जो 10,000 रुपए है वही सिर्फ यहाँ पर जो है वो पे करेगा। और इस सिस्टम को ही हम यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। तो टैक्सेबल इवेंट का मतलब है वो इवेंट जिसके होते ही टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक अकरन या फिर ट्रांजेक्शन के होते ही जो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी को ट्रिगर कर देता है वो हमारा टैक्सेबल इवेंट जो है वो कहलाता है, ठीक है। जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट है वो बेसिकली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी कि जैसे ही आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करोगे तब यहाँ पर जो है टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद एक कॉमन पोर्टल जीएसटी है। तो यहाँ पर देखो हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके लिए कॉमन पोर्टल जो है वो बनाया गया है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो हमारे जो टैक्स पेयर है उनको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी काम करना है, जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, इनको टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, टैक्स पे करना है, तो वो इस कॉमन पोर्टल पे जाके जो है टैक्स अपना काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसे जीएसटी एप्लीकेबल करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इस पोर्टल से जो है ले सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। क्या है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी? तो मेनली हमारे चार कंपोनेंट ऑफ जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो पहला हमारा देखो क्या है यहाँ पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट। क्या है हमारा यहाँ पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में सीजीएसटी कहते हैं। तो देखो जो सेंट्रल जीएसटी, इसको हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर लेवी करती है, और इसको सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर जो है वो लेवी किया जाता है। जो भी पैसा यहाँ पर मिलता है सीजीएसटी से उसको कौन कलेक्ट करता है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करता है। और जो सेंट्रल जीएसटी है वो इंट्रा स्टेट या फिर इंट्रा यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है। मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रा स्टेट बता दिया है। इंट्रा स्टेट का मतलब जब एक ही स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी तो वो हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है वो कहलाएगी। अब इंट्रा यूटी सप्लाई क्या होती है? अगर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की तो वो हमारी इंट्रा यूटी सप्लाई जो है वो कहलाएगी। उसके बाद देखो क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लेवी करती है। इसको एसजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर जो है वो लेवी किया जाता है। और जो इनकम मिलती है स्टेट जीएसटी से उसे कौन कलेक्ट करती है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और जो स्टेट जीएसटी है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा यूनियन टेरिटरी। क्या है हमारा यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी क्या होता है? तो यूटीजीएसटी को मतलब एप्लीकेबल करता है यूनियन टेरिटरी, और यूटीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर ये एप्लीकेबल होता है। इसे कलेक्ट कौन करता है? यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, और ये इंट्रा यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। अब ये कैसे एप्लीकेबल होते हैं उसको थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें तो देखो, अगर अगर एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जैसे अगर हम पंजाब की बात कर ले, उसमें यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है, जैसे ए और बी है, ठीक है। तो ए ने गुड्स सप्लाई की है बी को, दोनों ही पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो गुड्स एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है, तो इसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो एप्लीकेबल होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और ये एक साथ यहाँ पर लेवी किए जाते हैं। अगर हमारा जो टैक्स रेट है वो 18% है तो आधा आधा सीजीएसटी लगेगा 9%, और 9% लगेगा एसजीएसटी। 9% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 9% पैसा किसके पास? हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट अगर जो सप्लाई है वो एक यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रही है, जैसे दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। अगर दिल्ली के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो वहां पर एप्लीकेबल होता है हमारा सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। क्या एप्लीकेबल होता है यहाँ पर? यूटीजीएसटी। अगर 18% रेट है तो 9% लगेगा सीजीएसटी, 9% लगेगा हमारा यूटीजीएसटी। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज को लेवी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये आईजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर जो है लेवी की जाती है। और जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है इसको इंट्रा स्टेट या फिर इंटर यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है।
इनकम फ्रॉम आईजीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो भी इनकम मिलती है उसे कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पर इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है डिवाइड कर लिया जाता है। अब ये जो आईजीएसटी ना वो बेसिकली इंटर स्टेट सप्लाई या फिर इंटर यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है। जैसे अगर ए और बी पर्सन है, ए है पंजाब का और बी है हरियाणा का, ठीक है, तो अगर यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, यानी कि पंजाब से गुड्स कहाँ पे जा रही है, हरियाणा में जा रही है सप्लाई होके, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई, और इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा आईजीएसटी, सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी। अगर हमारा 18% रेट है तो 18% आईजीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इंटर यूटी सप्लाई हो रही है, यानी कि अगर मान के चलो एक ए यूटी यूनियन टेरिटरी है, बी यूनियन टेरिटरी है, तो अगर ए से बी में यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर भी आईजीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होगा। और कलेक्शन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और पैसा किसके पास जाएगा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे यूटी के पास। उसके बाद है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या है, तो यहाँ पर देखो जो जीएसटी काउंसिल है वो बेसिकली प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो करती है। जैसे कि किन गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाना है, किन गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगाना है, जीएसटी रेट्स कितने होंगे, जो भी इश्यूज है उसको हमें कैसे एड्रेस करना है, इसके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस है वो हमारा जीएसटी काउंसिल जो है वो लेता है। जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे देश के जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। साथ के साथ हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू के होते हैं या फिर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इनको भी इस काउंसिल के अंदर इंक्लूड जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। मतलब जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी यहाँ पर किसकी होती है। सबसे पहले ही देखो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है, यानी कि जो सप्लायर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर बायर से जीएसटी को कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को पे करे। तो लाइबिलिटी को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर जीएसटी पे नहीं किया गया है तो पेनल्टी किसके ऊपर लगेगी, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसे अगर मान के चलो ए और बी पर्सन है, ए ने गुड्स यहाँ पर सप्लाई किया है बी को, तो ए पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर रिसिपिएंट से जीएसटी को कलेक्ट करे और टैक्स अथॉरिटीज को जो टैक्स जमा करवाए। उसके बाद है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर उल्टा हो जाता है। नॉर्मली जो सप्लायर होता है वो उसकी लाइबिलिटी होती है जीएसटी को पे करने की, पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर हमारा जो रिसिपिएंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करता है, उसकी लाइबिलिटी होती है टैक्स को पे करने की। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब अप्लाई होता है जब यहाँ पर जो सप्लायर होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है, यानी कि अगर कोई सप्लायर है जो कि अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो और आपने उससे यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया है, मतलब कि सप्लाई की करवाई है, तो वहां पर आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप रिसिपिएंट हो। ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि हमारा सप्लायर रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट सप्लायर के ऊपर तो टैक्स लगा नहीं सकती, तो इसीलिए जो रिसिपिएंट है जो रजिस्टर्ड है उसी के ऊपर जो है टैक्स लगा दिया जाता है। कुछ सर्टेन सर्विसेज इंपोर्ट परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, इनके ऊपर जो है नॉर्मली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है वो किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू की जा रही है, तो वहां पर जो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की होती है। किसकी होती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की होती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल जैसे अमेजोन हो गया, तो अगर अमेजोन से गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जा रही है तो टैक्स को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अमेजोन की, और वही गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स भी जो है वो पे करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन डज लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज। तो जीएसटी को पे करने की जो लायबिलिटी है वो यहाँ पर अराइज कब होती है, तो नॉर्मली देखो यहाँ पर 3 इवेंट देखे जाते हैं। जैसे कि पहला है रिसीविंग ऑफ पेमेंट, जब आपको पेमेंट मिली, या फिर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, या फिर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, जब यहाँ पर सप्लाई कंप्लीट हो गई। इन तीनों इवेंट में से जो इवेंट पहले हो जाता है तब आपकी लायबिलिटी हो जाती है जीएसटी को पे करने की। जैसे अगर आपको पेमेंट मिली 18 तारीख को, अगर आपने इनवॉइस को इशू किया था 16 तारीख को, और आपने जो सप्लाई कंप्लीट कर दी थी वो आपने यहाँ पर की थी 19 तारीख को, तो इनमें से सबसे पहला इवेंट कौन हो रहा है, 16 को, तो 16 को आपको जो है जीएसटी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जीएसटी रिटर्न्स। क्या है हमारा यहाँ पर जीएसटी रिटर्न्स। अब जीएसटी रिटर्न्स यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपली देखो जीएसटी रिटर्न के अंदर हमारे जो सप्लायर होते हैं जिनको यहाँ पर जीएसटी पे करनी होती है, उनको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। यानी कि स्पेसिफिक पीरियड में उन्होंने कितनी सेल्स की, कितनी परचेजेस की, उनका कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है
जीएसटी के रिटर्न के अंदर उन्हें जो है वो फाइल करना पड़ता है, यानी कि जीएसटी रिटर्न के अंदर सारी डिटेल जो है फिल करी जाएगी और उसको फाइल कर दिया जाएगा, ताकि जो टैक्स अथॉरिटी है उसके बेस पर जो है टैक्स वगैरह लगा सके। अब बात करते हैं एंटिटीज रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटी रिटर्न, किनको किनको यहाँ पर जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले देखो, रेगुलर टैक्स पेयर्स, कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स। तो इन सभी को जीएसटी रिटर्न जो है वो फाइल करने की रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू बैंक। तो बैंक के ऊपर जीएसटी का क्या इंपैक्ट पड़ा है, कौन कौन सी प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले जो इंपैक्ट पड़ा है वो पड़ा है नो मोर सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन। पहले जो बैंक्स है वो एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन करवाते थे, यानी कि उसे बस एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी जिससे वो मल्टीपल स्टेट में ऑपरेट कर सकता था। पर जैसे ही जीएसटी आ गया है तो उसे हर स्टेट जहां पर वो अपनी ब्रांच ओपन करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवानी जो है वो कंपलसरी बढ़ हो गई है, कंपलसरी हो गई, जिससे बैंकों के ऊपर थोड़ा सा एडिशनल बर्डन जो है वो पड़ गया है। उसके बाद है असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन। अब क्योंकि देखो हर स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ रही है, और जो हमारे हर स्टेट के जो रेगुलेटर्स है वो यहाँ पर टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पर बैंकों को थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत जो है वो आ रही है, क्योंकि हर स्टेट का जो ओपिनियन है वो अलग है, जिसकी वजह से जो टैक्स लाइबिलिटी है वो भी अलग तरीके से कैलकुलेट की जा रही है। उसके बाद अगर हम एक्शनेबल क्लेम्स की बात करें, तो जो एक्शनेबल क्लेम्स होते थे पहले उसको हम सर्विस की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते थे, और इसके ऊपर टैक्स, सर्विस टैक्स जो है एप्लीकेबल नहीं होता था। पर जीएसटी के अंदर एक्शनेबल क्लेम को जो है डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है और इसके ऊपर जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया गया है, यानी कि इनके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। उसके बाद इंटर ब्रांच जीएसटी एप्लीकेशन। पहले जीएसटी के आने से पहले जो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन होते थे, यानी कि एक ही बैंक की दो ब्रांचेस में जो ट्रांजेक्शन होती थी, उनको यहाँ पर उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता था। पर जैसे ही जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, अब इन ट्रांजेक्शन पे भी जो है वो टैक्स लगाया जाने लग गया है। नेक्स्ट अगर हम इनकम टैक्स क्रेडिट की, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें, तो हमारी जो बैंकिंग कंपनी है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 17 के अंदर। उसके बाद 18% टैक्स ब्रैकेट, तो जो हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन फीस है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट, फंड ट्रांसफर, एटीएम ट्रांजेक्शन, इन सभी के ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना है 18%, यानी कि बैंकों को 18% का यहाँ पर जीएसटी जो है वो पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक हमारा इनकम टैक्स, एक हमारा जीएसटी, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। और हमारी ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पर आती रहेगी, जहां पर हम लोग एएफएम के, आईएफएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर हो सके। तो आपको इस सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर फॉलो करना है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर जो है वो करना चाहते हो। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईपीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल कर लोगे तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी इसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।